नमस्कार दोस्तों, भारत पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं फिर से बाल विकास के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं, जो सीटेट, जेटेट, यूपीटेट, यूटेट एवं अन्य परीक्षाओं में बहुत ही काम आने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। प्रश्न इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? देखिए, ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर। ए, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बी, योग्यता सुधार्य है। सी, योग्यता अटल है। डी, असफलता अनियंत्रित है। देखिए, हमें अधिगम आनी होता है सीखना। सीखने के लिए प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। हमें सीखना है तो प्रयास करना पड़ेगा। दूसरा नंबर में दिया गया है योग्यता सुधार्य है। जी सही। अगर हम लोग अपने योग्यता में सुधार्य नहीं करेंगे, किसी प्रकार का मोल तोल मोल नहीं करेंगे, तो उस चीज़ को हम लोग सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। अगला देख लेते हैं, उसके बाद आंसर का पता करेंगे हम लोग। योग्यता अटल है, नहीं, योग्यता अटल नहीं होगा। असफलता अनियंत्रित है, नहीं, असफलता अनियंत्रित नहीं है, नियंत्रित है, क्योंकि असफलता से ही हम लोगों की अपनी कमियों के बारे में पता चलते हैं। तो यहाँ जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा योग्यता सुधार्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में, सॉरी यहाँ पर ऊपर में रेफ देना छूट गया है, संकल्पनात्मक समझ को बढ़ोतरी करने में सहायक है? ऑप्शन ए है हमारा अन्वेषण और सवाल संवाद। ऑप्शन बी, प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं। ऑप्शन डी में है पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। और ऑप्शन 4 में है बारंबार परीक्षाएं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर मैं कहीं कहीं ए बी का भी मैं उच्चारण कर चुका हूँ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोगों का जो यहाँ जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन ए, अन्वेषण और संवाद। प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं नहीं होगी, क्योंकि हमें किसी से किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा नहीं रखना चाहिए। हम लोग बार NCA 2005-2009 के द्वारा हम लोग को बताया गया है कि जो पाठ्य पुस्तक हैं वे बाल आधारित होना चाहिए, छात्र आधारित होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए। बारंबार परीक्षाएं, ये भी कोई महत्व नहीं रखता। तो इसलिए हम लोगों का जो उत्तर है वो हो जाएगा अन्वेषण और संवाद, क्योंकि हम बच्चे को एक खोजकर्ता के रूप में देखते हैं, एक संवादकर्ता के रूप में देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाए, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। देखिए, यहाँ पर हमें पूछ रहा है कठिनाई, यहाँ पर गलत उत्तर को छांटना है। यहाँ गलत बात पूछ रहा है तो गलत उत्तर को छांटना है। तो यहाँ पर देखिए, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, इससे क्या फर्क होगा? हम लोग अपना विषय वस्तु के जितने रूपों में प्रस्तुत करेंगे, बच्चे उतना जल्दी से उस विषय वस्तु को जानेंगे। अगला है सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाए। नहीं, किसी भी सूचना को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे उनकी जो सीखने की जो क्षमता है वो कमज़ोर पड़ जाएगी। तो हमारा यहाँ यही उत्तर सबसे पहले निकल कर के आ रहा है। इसको हम लोग सही मानेंगे, लेकिन फिर भी आगे देख लेते हैं।
वे आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। हाँ, बच्चे अगर कुछ भी सीख रहे हो तो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, इसलिए ये सही बात है। हमको गलत उत्तर छांटना है, तो गलत तो यहाँ तक अभी यही है। अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, बिल्कुल सही बात। जो भी हम लोग सीखेंगे उसको, बच्चे जो सीखते हैं उसको सामाजिक संदर्भ में होना चाहिए, सामाजिकता के रूप में होना चाहिए, जिससे एक संपूर्ण चीज़ का निर्माण हो। चलिए, हम लोगों का जो सही उत्तर है वो है सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाए। गलत का उत्तर गलत। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं। उच्च उत्तेजना, उच्च भय। निम्न उत्तेजना, उच्च भय। संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। देखिए, यहाँ हम लोग का अधिकतर क्वेश्चन आ रहा है सीखने से, अधिगम से। तो सीखने के लिए क्या नहीं होना चाहिए? कोई उत्तेजना नहीं। नहीं, अगर हम लोगों के अंदर उत्तेजना नहीं होगी तो हम लोग किसी चीज़ को सीख ही नहीं पाएंगे। अगला है कोई भय नहीं। नहीं, खैर भय तो नहीं ही होना चाहिए, लेकिन कोई उत्तेजना नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ये हमारा सही है, मगर ये गलत है, इसलिए ये क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। उच्च उत्तेजना, उच्च भय। देखिए, उच्च उत्तेजना भी नहीं होना चाहिए और भय भी यहाँ पर किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए, इसलिए ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। 3 नंबर में दिया गया है निम्न उत्तेजना, उच्च भय। यहाँ पर भी है कि कम उत्तेजना भी नहीं, किसी चीज़ को हम लोग सीखने के लिए कम अभिप्रेरित होंगे, कम जिज्ञासापूर्ण होंगे बच्चे, तो वो चीज़ सही तरीके से सीख नहीं पाएंगे, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पर है चौथा, संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। हाँ, हमें उत्तेजना को संतुलित बना करके रखना है, बैलेंस बना करके रखना है, और यहाँ पर किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। तो हमारा यही उत्तर हो जाएगा, हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, वो संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। बिल्कुल गलत बात। बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर नहीं रहते हैं। दूसरा, बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती। नहीं, इसमें तो बच्चे की ही भूमिका होती है सीखने के लिए। तीसरा, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर करते हैं। नहीं, ये भी गलत है। बच्चे सक्रिय रूप से भूमिका निभाते हैं। जी, ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ हमारा फोर्थ आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चे जो हैं वो सक्रिय रूप से भूमिका निभाते हैं, तो हमारा जो है यही हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोस्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए, मनोवैज्ञानिक विकार। ऑप्शन बी, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता। ऑप्शन सी 3, स्वनियमन। ऑप्शन, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर भी ऑप्शन गलत हो गया, यहाँ 4 होना चाहिए। ऑप्शन 3, आत्मकेंद्रियता। तो यहाँ पर जो दोस्तों हम लोगों का जो बात आ जाएगा, ये उत्तर आ जाएगा, वो हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन 3। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 3। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। पहला ऑप्शन, पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। बी में है विद्यार्थियों को नामांकित करना। 3 में है योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना। और 4 में है विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। चलिए समझते हैं। पुरस्कार वितरण करना हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना,
नहीं, इसमें हम पक्षपाती हो जाएंगे। जो कमज़ोर बच्चे हैं उन्हें पक्षपात के रूप में देखा जाएगा। विद्यार्थियों को नामांकित करना, नामांकित करने से नहीं होगा, मूल्यांकित करने के अनुसार। योग्यता आधारित समूहों के विद्यार्थियों को विभाजित करना, नहीं, ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, एकदम सही बात है, हमारा यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब भी हम विद्यालय में या कक्षा में किसी प्रकार का मूल्यांकन की बात करते हैं तो हम क्यों करते हैं? ताकि वे कितना कुछ सीखे हैं और सीखने में जो कमी रह गई है तो उनकी आवश्यकता क्या है, उनकी ज़रूरत क्या है, उसको हम पहचानेंगे और जहाँ पर वो कमी हुई होगी उसको हम फिर से दोबारा उसे बताएंगे। तो हमारा 4 नंबर आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, 8वां प्रश्न है, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस पर रोपित किया जा सकता है? ऑप्शन ए, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। ऑप्शन बी, केवल आनुवंशिकता पर। ऑप्शन सी, सॉरी दोस्तों मैं यहाँ ए भी बोल दे रहा हूँ, ऑप्शन 3 है केवल ए पर्यावरण। ऑप्शन 4, आनुवंशिकता पर ना पर्यावरण पर, ना आनुवंशिकता पर ना पर्यावरण पर। तो यहाँ पर हम लोगों का सबसे पहले हम लोग देखते हैं आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। जी, बच्चों का जो सीखने की जो प्रक्रिया है, विकास की जो भिन्नताओं का प्रतिरोपित किया जा सकता है, वो उसके आनुवंशिकता यानी उसकी अंदर की क्या है और पर्यावरण से किस प्रकार से, वंशानुक्रम से क्या आया है और पर्यावरण से किस प्रकार वो संबंध बनाए रखा है, इस पर निर्भर करता। तो हमारा तो यही सही आंसर है। लेकिन अगला देख लेते हैं, केवल, केवल शब्द जहाँ आएगा वहीं काट दीजिए। केवल यहाँ भी है नहीं, फिर यहाँ भी ना नेगेटिव वर्ड है, ना आनुवंशिकता पर ना पर्यावरण पर, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। हमारा जो सही उत्तर है वो 1 नंबर का है, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर। सॉरी दोस्तों, इस प्रश्न में कहीं कहीं ऊपर की रेखाएं कट चुकी है एडिटिंग करते टाइम, तो उसे हम लोग सुधार लेंगे। 9 नंबर, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, लैंगिक भेदभाव को कम करता है। तो देखिए, सबसे पहले इसको हम लोग सुधार लेते हैं। तो लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता नहीं, अगर यहाँ ये चुनौती देता तो उसे ये नहीं कहता कि तुम लड़कियों की तरह रोते हो, वो कहता कि लड़के रोते नहीं, क्यों रोते हो, किस लिए रो रहे हो, शांत रहो। तो ये गलत बात है। यहाँ पर लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, हमारा आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि ये रूढ़िवादी धारणा से ग्रसित है, क्योंकि उनके मन में बैठ चुका है कि लड़कियां ही रोती है, लड़के रोते नहीं हैं। अगला है लैंगिक समानता को बढ़ावा देता नहीं, अगर ऐसा बात होता तो यहाँ भी भेदभाव नहीं करता, इस तरह का बयान नहीं देता। लैंगिक भेदभाव को कम करता है, एकदम नहीं, ये तो पक्षपात करता है। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। अगला प्रश्न, एक प्रगतिशील कक्षा में पहला नंबर, विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। 2, अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। 3 में है, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। और 4 में है, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। तो हमारा जो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा, देखिए, विद्यार्थियों में
उनके अकादमिक अंकों के आधार पर प्रगतिशील कक्षा में नामांकित नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम नहीं रखना चाहिए, लचीला पाठ्यक्रम रखना चाहिए। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा नहीं, इसमें किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा का बात नहीं करना चाहिए, बल नहीं देना चाहिए। तो हम लोगों का ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, ये हमारा सही है। चलिए अगला प्रश्न, 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना अधिगम की प्रक्रियाओं में अर्थहीन होगी, बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित निष्प्रेरित करेगी। 3, अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी। 4, छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी। तो देखिए यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी, नहीं, ऐसा बात नहीं है। बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित निष्प्रेरित करेगी, यहाँ पर देखिए गलत आंसर आ रहा है, ये भी गलत है। अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी। देखिए पाठ, जहाँ पर किसी चीज़ का निर्माण बनावट की बात हो, पाठ संरचना, तो अधिगम के लिए पाठ, अधिगम को सीखने की पाठ की काम कर रहा है, सिखाने के लिए जो संरचना बनाई जा रही है उसकी काम का बात कर रहा है। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा सी। चौथा एक बार देख लेते हैं, छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी, एकदम गलत, ये गलत है। तो हम लोगों का जो सही उत्तर हो गया है वो हो गया है 3 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1 नंबर में है, परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं, बिल्कुल नहीं, परिवार समाजीकरण के द्वितीय कारक नहीं है, ये हमारा गलत हो जाएगा। विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है, बिल्कुल सही। विद्यालय जो है वो समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार जो होता है समाजीकरण का पहली कारक होता है, प्रथम इकाई होती है, ये हमारा सही उत्तर है। विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है, नहीं, द्वितीयक है, यहीं काट देते हैं इसको। समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक हैं और परिवार समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है। तो हमारा 4 नंबर ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो हम लोगों का जो सही उत्तर है वो हो गया हम लोगों का ऑप्शन नंबर 3, 2। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। दोस्तों वीडियो में अगर किसी तरह की गलतियां हुई हो तो क्षमा कीजिएगा, और अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और सेशन को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।